नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीटी प्लस सीपैट 2023 के लिए जीके की 34वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 नए क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए सिरेमिक सिटी की, तो ये कहा जाता है खुर्जा को। ठीक है, खुर्जा किस ज़िले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके बुलंदशहर में। कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके बुलंदशहर में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि सिरेमिक सिटी कहाँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खुर्जा को। ठीक है, किसे कहा जाता है? खुर्जा को। और खुर्जा पड़ता है आपके बुलंदशहर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जनपद कौन सा है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश का सबसे जो पढ़ा लिखा जनपद है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमारे शरीर को अमीनो अम्ल मिलता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई अमीनो अम्ल की, तो ये मिलता है हमें प्रोटीन से। ठीक है, किसके द्वारा ये हमें मिलता है? तो ये मिलता है प्रोटीन के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का उत्पादन सर्वाधिक रहा था? तो दोस्तों, हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई थी, तो उसके दौरान जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुआ वो हुआ गेहूं और चावल का। ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हो? तो वो गेहूं और चावल का हुआ। और ये मैं आपको विस्तार से ही पढ़ा चुका हूँ। बताइए, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो हैं MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वीपाल सिंह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई पृथ्वीपाल सिंह कप की, तो ये संबंधित है पोलो से। ठीक है, पृथ्वीपाल सिंह किससे संबंधित है? तो ये है पोलो से। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ट्रॉफ़ी के बारे में जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम उनका फिर से रिवीजन करेंगे। बताइए, रानी झांसी ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके क्रिकेट से संबंधित। ऐसी देवधर ट्रॉफ़ी, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफ़ी क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। और बोस ट्रॉफ़ी है आपकी क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। दोस्तों, जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल पर आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हम करा रहे हैं, ये सारी हम रिवाइज़ करा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और शुरुआत से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और भी टाइम बहुत है, चिंता करने की बात नहीं। भले ही आज 34वीं क्लास है, सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हम क्लास वैसे ही नहीं बनाते, इसीलिए तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, बताइए डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डूरंट कप आपका फुटबॉल से है। ऐसे ही थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। हाफमैन कप टेनिस से है। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से है। एजरा कप पोलो से। और गुरु नानक प्रतियोगिता है हॉकी से संबंधित। ठीक है, गुरु नानक प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित। चलिए, अगला है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, ये है आपका हॉकी से संबंधित। ऐसी रणजी ट्रॉफ़ी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कन्फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्ड से संबंधित है। और सिंधिया गोल्ड कप है आपका हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित है? तो यह है आपके हॉकी से संबंधित। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कोनिका कप। तो दोस्तों, जो कोनिका कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस से है। फ्रेंच ओपन टेनिस से है। सहारा कप क्रिकेट से है। और बिल्ट कप है आपका फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? तो यह है आपका फुटबॉल से संबंधित। दोस्तों, ये सारी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, बस आपका ये रिवीजन हो रहा है फिर से। बताइए भाई, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से। डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से संबंधित है। गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी से। और बेगम हजरत महल है फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, बेगम हजरत महल कप किससे संबंधित है? तो यह है आपका फुटबॉल से संबंधित। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। और हमारा अगला है CK नायडू ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए CK नायडू ट्रॉफ़ी की, तो यह आपकी क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? तो यह आपकी क्रिकेट से संबंधित। ऐसी अगली है हमारी टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी।
तो जो टॉड मेमोरियल ट्रॉफी है ये है आपकी बास्केटबॉल से संबंधित और फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। सी के नायडू क्रिकेट से है और जो टॉड मेमोरियल ट्रॉफी है ये बास्केटबॉल और फुटबॉल से है। ऐसे ही हमारा अगला है चड्डा कप, तो चड्डा कप है बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है चड्डा कप, तो ये है बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भाई स्टार बना लेना, पूछा जा सकता है। बताइए गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है ये लिखी गई है पीटी उषा जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है पीटी उषा जी के द्वारा। चलिए अब इन किताबों का हम रिवीजन करेंगे जो हमने पहले कई बार पढ़ी हैं। हमने पढ़ी थी, बताइए द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इन्होंने बताया था कि इसके लेखक है मिल्खा सिंह जी, ठीक है। ऐसी क्रिकेट माई स्टाइल, तो इसके लेखक कपिल देव। सनी डेज के हैं सुनील गावस्कर। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। गोल मेजर ध्यानचंद। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। तो ये सारी हमने पढ़ ली हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, सनी डेज सुनील गावस्कर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, गोल मेजर ध्यानचंद और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। किसकी है ये, तो ये है सचिन तेंदुलकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए भैया कनाडा की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों अगर बात करें भाई कनाडा की, तो इसकी राजधानी का नाम है ओटावा। क्या है राजधानी का नाम, तो ये है ओटावा। चलिए आगे जानते हैं। देखिए केन्या की राजधानी का नाम क्या है, नैरोबी, और मुद्रा क्या है, शिलिंग, ठीक है। केन्या की राजधानी का नाम है नैरोबी, मुद्रा है शिलिंग। मैं आपको कनाडा की राजधानी लिखा देता हूँ, सॉरी मुद्रा लिखा देता हूँ। कनाडा की अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो कनाडा की मुद्रा होती है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। कनाडा की मुद्रा होती है कैनेडियन डॉलर, तो ये आपको याद रखनी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुद्रा है इसकी कैनेडियन डॉलर। चलिए केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग। ऐसे ही माली की है बामाको और मुद्रा है शिलिंग, ठीक। माली की राजधानी बामाको, मुद्रा शिलिंग, सॉरी फ्रैंक, शिलिंग नहीं फ्रैंक है। माली की मुद्रा है फ्रैंक। अच्छा गिनी की राजधानी क्या है, तो वो है मालाबो और मुद्रा क्या है, फ्रैंक। तो गिनी की भी राजधानी, गिनी की मुद्रा फ्रैंक है और माली की भी मुद्रा फ्रैंक है, तो राजधानी इसकी क्या है, मालाबो। ऐसे ही अगला हमारा वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है इसकी डोंग, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, और मुद्रा क्या है भाई, तो मुद्रा है डोंग। चलिए अगला है जापान। बताइए जापान की राजधानी क्या है, तो भाई जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है इसकी ईएन। ऐसी म्यांमार की राजधानी नेपीता है, नेपीता आ जाए या नेपीड आ जाए एक ही बात है, आप नेपीता याद रखो। तो म्यांमार की राजधानी नेपीता और मुद्रा है इसकी क्यात। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगित। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटर और मुद्रा है तुगरिक, ठीक है। मुद्रा क्या है इसकी, तो वो है तुगरिक। एक बार फिर से रिवाइज कर लो भाई, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन। म्यांमार की राजधानी नेपीता, मुद्रा क्यात। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगित। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटर, मुद्रा है तुगरिक। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इसको याद कैसे करें, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी किसकी राजधानी, कौन सी किसकी मुद्रा है। जैसे फ्रैंक मुद्रा ही कई की है, तो देखो आपको किस तरह से याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है जापान टोक्यो एन, जापान टोक्यो एन। ऐसे आप 5-5 बार पढ़ो, ठीक है। और दिन में 15 बार पढ़ लिया करो, एक बार सुबह पढ़ा करो, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को सोते समय, ठीक है। कैसे, जापान टोक्यो एन, जापान टोक्यो एन, जापान टोक्यो एन, जापान टोक्यो एन, जापान टोक्यो एन। इस तरह से जब आप पढ़ लोगे ना तो फिर ये पूरी आपको एक लाइन याद हो जाएगी और इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे ही आपसे देश बोला मलेशिया, तुरंत आपको याद आ जाएगा मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित। तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो दोस्तों अगर बात की भाई बिहू की, तो ये है आपका असम का असम का, ठीक है। ये कहाँ का उत्सव है, तो ये है असम का। चलिए अब कुछ हम उत्सव के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पहले भी पढ़े हैं। बताइए सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जो सोलुंग उत्सव है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऐसी लुम्बिनी महोत्सव, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चाय उत्सव असम में मनाया जाता है। कल्याण उत्सवम आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है असम में, ठीक है। अम्बुबाची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, सोलुंग उत्सव अरुणाचल, लुम्बिनी उत्सव आंध्र प्रदेश, चाय उत्सव असम, कल्याणोत्सवम आंध्र प्रदेश और अम्बुबाची असम, ठीक है। कल्याणोत्सवम आंध्र प्रदेश और अम्बुबाची असम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकगीत है। तो दोस्तों ये जो चलो है ये एक लोकगीत का नाम है और ये किस राज्य का लोकगीत है, तो ये है हरियाणा राज्य का, ठीक है। किस राज्य का लोकगीत है, तो ये है हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो सदाबहार वर्षा वन है तो ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये जो मलेरिया है इसकी दवा जो कुनैन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना जो वृक्ष होता है इसकी छाल होती है, तो इस छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों भाई कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो वो है टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? तो वो है टुंड्रा प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्व हाथी दिवस की तो ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अब आप बताइए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व युवा दिवस है वो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था 12 जनवरी को। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल आज आप याद रखें कि जो विश्व हाथी दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। चलिए अब हम आज मई के महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन करते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। ऐसे विश्व हास्य दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और विश्व हस्तमा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें भी यहाँ से मदद मिले। चलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था 12 मई को। ऐसे विश्व परिवार दिवस, तो विश्व परिवार दिवस मनाया था 15 मई को और वैश्विक परिवार दिवस मनाया था 1 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था 22 मई को। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था आपका 22 मई को। चलिए अगला है हमारा विश्व कछुआ दिवस। तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्व कछुआ दिवस की तो ये मनाया था 23 मई को। ऐसे ही राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, विश्व थायराइड दिवस 26 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था 31 मई को। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था 31 मई को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे भाई जून के महत्वपूर्ण दिवस, इन सब का हम रिवीजन करेंगे। बताइए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व दुग्ध दिवस है ये मनाया था आपका 1 जून को। ऐसे ही विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बताइए बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दोस्तों जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो मनाया था 12 जून को। ऐसे विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व पवन दिवस 15 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया था आपका 20 जून को। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 20 जून को। चलिए नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस। तो दोस्तों जो विश्व संगीत दिवस है ये मनाया था 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून, ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 23 जून, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस ये मनाया था आपका 30 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 30 जून को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। तो बताइए भाई जीएसटी दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों जो जीएसटी दिवस है ये मनाया था आपका 1 जुलाई को। ऐसे ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया था आपका 1 जुलाई को। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया था 1 जुलाई को। अगला है विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो ये मनाया था आपका 2 जुलाई को और विश्व यूएफओ दिवस मनाया था 2 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। ठीक है, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस मनाया है 7 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है ये मनाया था 9 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, मलाला दिवस 12 जुलाई और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया था 15 जुलाई को। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 15 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, तो ये मनाया था आपका 17 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई,
विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई और कारगिल विजय दिवस मनाया था आपका 26 जुलाई को। ठीक है, विश्व मस्तिष्क कब मनाया था, तो ये मनाया था 22 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस मनाया था आपका 26 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो दोस्तों जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये मनाया था 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व मित्रता दिवस मनाया था आपका 30 जुलाई को। तो मैं आशा करता हूँ अब तो आपको जुलाई के भी काफ़ी याद हो चुके होंगे, लगभग 70% तो याद हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका लगातार रिवीजन कराऊंगा जिससे ये सारे आपको याद हो जाए। अगला है हमारा वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये वाली किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वन इंडियन गर्ल पुस्तक है ये लिखी गई चेतन भगत के द्वारा। ठीक है, चेतन भगत की 1-2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक किताब तो वन इंडियन गर्ल है और एक है इनकी हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये भी पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी है, तो वो भी लिखी है चेतन भगत ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें इनकी, इनको मैं सब आपको पढ़ा दूंगा, जो भी इनकी महत्वपूर्ण किताबें और जो पूछी गई हैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, यानी कि अगर पूछी जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा तो निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है कोलकाता में। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। चलिए अब कुछ और हवाई अड्डों के बारे में जानते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये है नई दिल्ली में। ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। और चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर चरण होगा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है और ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, तो इस नियुक्ति का जो प्रावधान है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में। किस में है, तो ये है 155 में। चलिए दोस्तों इसके बारे में ज़रा जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। अच्छा, अनुच्छेद 153 क्या कहता है, तो इसमें यह कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, तो वो होगा अनुच्छेद 153 कहता है। ठीक है, एक राज्यपाल कई राज्यों का भी हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। चलिए तो ये हो गया अनुच्छेद 153 में। और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस में दिया गया, तो वो दिया गया 155 में। अगला है हमारा अनुच्छेद 216, तो इसमें है हाई कोर्ट का गठन, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। और अनुच्छेद 124 में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन है। और अनुच्छेद 79 में मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसमें संसद का गठन की बात कही गई है, ट्रिक भी बताई थी। सरला सा से संसद अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। चलिए अगला है हमारा राज्यसभा। तो ये तो अब आपको पता ही कि अनुच्छेद 80 यानी कि सरला हो ही गई है, सरला हो गई नहीं हो गई, 79, 80 और 81। ठीक है, मैं बार बार लिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट कोई ऐसा पहली बार आया हो तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सा से संसद अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। तो देखो रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। तो ये है इसकी ट्रिक। अगला है हमारा भारत का महान्यायवादी। तो ये किस में दिया गया, तो ये दिया गया अनुच्छेद 76 में। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को किस में दिया गया, तो ये दिया गया अनुच्छेद 76 में। और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये दी गई अनुच्छेद 123 में। ये सारे पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा चुका हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर टिक बना लेना, स्टार बना लो इस पर। बताइए तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों जो तालीकोट का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 ईस्वी में। इसकी सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सन है। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। चलिए जानते हैं भाई तालीकोट के युद्ध के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तालीकोट के युद्ध के बारे में। तो देखो अगर बात की जाए तालीकोट के युद्ध की, तो इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में, और इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के 4 संयुक्त सैनिक संघों के मध्य हुआ था। तो यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य के मध्य और जो दक्कन के जो 4 संयुक्त सैनिक संघ थे उनके मध्य हुआ था। अच्छा, इन 4 संयुक्त सैनिक संघ में कौन कौन आपस में लड़े थे, तो देखो अच्छा मैं आपको एक नॉर्मल बात मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक तरफ तो था, इसमें था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य,
और दूसरी तरफ इसमें कौन सा था, ये दक्कन के जो 4 संयुक्त सैनिक संघ हैं, ये एक तरीके से सल्तनत है। दक्कन की जो सल्तनतें थीं, ये 4 सल्तनत ये थीं इसके विरोध में, ठीक है। तो एक तरफ तो ये 4 सल्तनत मिल गई, एक तो तरफ तो ये चारों सल्तनत मिल गई, और एक तरफ ये विजयनगर साम्राज्य ये अकेला था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब इन जो 4 सल्तनत में थी, इनमें किन किन ने भाग लिया था, तो पहली थी बीजापुर, दूसरी अहमदनगर, तीसरी गोलकुंडा और चौथी थी बीदर। ये सारे नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा इस सैनिक संघ में सम्मिलित नहीं था। तो 3 तो आपको सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, इसलिए आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से थे। तो वो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। कौन से, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो इन चारों ने मिलकर इसके साथ में युद्ध लड़ा विजयनगर के साथ, ठीक है। और इस विजयनगर का उस समय राजा कौन था, तो उस समय शासक कौन था, तो वो थे सदाशिव राय, ठीक है। कौन थे शासक, वो थे सदाशिव राय। और लेकिन जो युद्ध लड़ कौन रहा था, युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिव राय का एक साला था जिसका नाम था राम राय, ठीक है। तो वो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था विजयनगर की तरफ से। और ये जो 4 संयुक्त सैनिक संघ थे, इनकी तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था अली आदिल शाह। कौन कर रहा था भाई, अली आदिल शाह। तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई, तो इस युद्ध में ये जो अली आदिल शाह इसकी विजय हुई, यानी कि इन 4 सैन्य संघों की विजय हो गई और विजयनगर साम्राज्य हार गया था। चलिए देखिए, ये लिखा है भाई, ये मैंने टाइप कर दिया है, मैं भूल गया था, मैं समझा शायद मैंने टाइप नहीं किया। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था वो कौन था, सदाशिव राय, ठीक है। और युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था राम राय। राम राय जो था इनका साला था सदाशिव राय का। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। तो अब तो आपको पता चल गया। एक बार चलो मैं फिर से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ। जो आपका ये क्या मैंने बताया आपको, तालीकोट का युद्ध, ठीक है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ, तो हुआ 1565 ईस्वी में, ठीक है। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, पूछे यूपीएससी में भी गए हैं, लेकिन एसएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। और किसके मध्य हुआ था, तो ये विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। और जो दक्कन के ये जो 4 संयुक्त सैनिक संघ हैं, इनके मध्य हुआ था। या ऐसे आ सकता है कि दक्कन की जो सल्तनतें हैं, जो सल्तनत थी दक्कन की, उनके मध्य हुआ था। तो ये 4 सल्तनतें थी, नाम था इनका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। और इन सैन्य संयुक्त संघ का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था अली आदिल शाह। और अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर का साम्राज्य का शासक इस समय था सदाशिव राय। कौन था, सदाशिव राय। और इसकी तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहा था राम राय। कौन कर रहा था भाई, राम राय। और इस वजह से इनकी हार हो गई थी, क्योंकि ये पड़ गए थे अकेले, ठीक है। तो इनकी फिर हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था। तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत समझ जाएंगे, वो सोचेंगे अरे खान अब्दुल गफ्फार खान कैसे हो सकते हैं, ये तो भारतीय थे। तो बिल्कुल नहीं, ये विदेशी थे और ये विदेशी नागरिक थे जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। तो भाई वह कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। तो जो 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था, इसके अंतर्गत जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए ये मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो यह दल बदल पर रोक। मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि दल बदल क्या होता है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा नहीं है कि जो कुछ नेता होते हैं लगातार पार्टी बदल देते हैं, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए इस कानून को लाया गया था, ये संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें एक प्रावधान रखा गया कि एक संख्या निर्धारित कर दी गई कि अगर मान लो कोई जैसे विधायक है और वो किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उसके पास पहले कुछ सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। अगर उनके पास सदस्यों का समर्थन है तभी वो जा सकता है, नहीं तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये फिलहाल किस में दिया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा किया गया था दल बदल पर रोक, ठीक है। जो दल बदल कानून बनाया गया था या जो दल बदल पर जो रोक लगाई थी वो लगाई गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला है हमारा 10वां संविधान संशोधन
1961। तो इसके अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था, तो ये दिया गया था 10वें संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा। अगला है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसके अनुसार हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और जिसके तहत इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश की, तो वो है हमारा भारत। ठीक है, हमारा जो भारत है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, इसलिए यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये तो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल में। तो जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, सौरमंडल से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप पिछली क्लासों को जरूर जाकर देख लें, जिससे आपका अच्छे से वहाँ से रिवीजन हो जाए। तो भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, तो ये है वोल्गा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे विश्व की ना पूछकर हमसे यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वोल्गा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों जो रबी की फसल है ये उगाई जाती हैं आपकी सर्दी में। ठीक है, रबी की फसल कब उगाई जाती हैं, सर्दी में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे जाते हैं कि रबी की फसल बताइए, खरीफ की फसल बताइए, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको रबी की बता दे रहा हूँ। रबी की मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतनी आप याद करना, फिर इसके बाद मैं आपको खरीफ की और जायद की बता दूँगा। ठीक है, तो रबी की फसल होती है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है, चना है। ठीक है, गेहूँ, चना, जौ, याद कर लो, नोट कर लो, ऐसे ही याद कर लेना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, और आपकी हो गई अरहर, हो गई मटर, हो गई, और आपकी हो गया आलू, हो गया, और एक हो गई आपकी राई। इतनी याद कर लो, यहीं से एक आध फंस जाएगी। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अरहर, मटर, आलू, राई। ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अरहर, मटर, आलू, राई, ये सारी याद कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर अगली क्लास में आपको खरीफ की बता देंगे, क्योंकि अगर इसमें बता देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आपको ये अभी याद भी नहीं होंगी। तो आज पहले इनको याद कर लेना, रबी की फसल, फिर अगली 1-2 क्लास के अंदर खरीफ की और फिर जायद की पढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और ये होमवर्क में जिसका जवाब आपको देना है, और जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देगा मैं उसका नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो करंट अफेयर की क्लास है, हमसे एक ध्रुव सिंह जी स्टूडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि सर कब कराओगे, क्या कराओगे नहीं। तो मुझे भी बड़ा मतलब क्या बताऊँ ध्रुव सिंह जी, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ करंट अफेयर की क्लास। लेकिन आप बस बेफिक्र रहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको करंट अफेयर की क्लास समय पर ना कराऊँ। ठीक है, आप बस मुझे 5 दिन तक का टाइम दे दीजिए। ठीक, 5 दिन के अंदर अंदर, या आपको 6वें दिन, आपको 5वें दिन क्लास देखने को ज़रूर मिल जाएगी। ठीक, आप इंतज़ार करो बस। करंट अफेयर की पूरी बस सब सारी चीज़ें तैयार हैं, बस वीडियो अपलोड हो नहीं पा रही है, ऐसा समझ लीजिए। लाइट की बहुत दिन से प्रॉब्लम, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ लाइट की वजह से। एक क्लास में ये एक क्लास देना मुझे इतना करना पड़ जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2-2 ढाई बजे मेरे बज जाते हैं, मुझे नींद नहीं आ पाती, इस वजह से मैं सोता ही नहीं हूँ, बहुत दिक्कतें हो रही मुझे, आप विश्वास नहीं मान सकते। बस ये है कि मानिए थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लीजिए, बस 5 दिन तक का मुझे टाइम दे दीजिए, आपकी एक का एक ज़बरदस्त क्लास करंट अफेयर की हो जाएगी, जैसे ये क्लास चल रही है। ठीक है, अगर मुझे ये क्लास बंद करनी पड़ गई तो मैं कर दूंगा, लेकिन करंट अफेयर से मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, ऐसे आप समझो। लेकिन हालांकि करूँगा मैं, ये भी क्लास बंद नहीं, ये भी ऐसा नहीं है ये बंद होगी, चलती ये भी रहेगी और करंट अफेयर की भी चलेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर की चलेगी। बस आप थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि भाई पेपर के दिन भी नज़दीक आ गए हैं, लगभग 40 दिन का भी टाइम और बचा है। लेकिन बस आप मुझ पर भरोसा रखो, जब मैंने आपसे कह दिया है तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं पूरी करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। बस आप चिंता मत करो, आप बस लग जाओ, बस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस आप मुझ पर भरोसा बनाए रखो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं समझ रहा हूँ भाई दिक्कत होती है, हर स्टूडेंट सोचता है। अब पहले मैं हिंदी की ला रहा था, अब मुझे हिंदी की लानी बहुत तगड़ी पड़ गई है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैंने सोचा कि मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दूँगा, एक जी के पढ़ा दूँगा, एक आपकी हिंदी करा दूँगा, और एक ये वाला पढ़ा दूँगा करंट अफेयर। लेकिन अब मुझे यही 2 क्लास है, एक ही क्लास बहुत तगड़ी पड़ रही है, लेकिन जैसे तैसे हो करंट अफेयर की तो मैं करा दूँगा। अगर भगवान ने चाहिए, अगर टाइम बना तो हिंदी कराऊँगा, नहीं तो फिर हिंदी मेरे अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं शायद पढ़ा पाऊँगा।
या अगर पढ़ाऊँगा हिंदी तो फिर मैं कोई मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं एक ही क्लास में कई चैप्टर आपको क्लियर कर दूँ। तो ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन चलो वो तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा मेन उद्देश्य ये वाली क्लास वो है आपकी करंट अफेयर, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, करंट अफेयर बिल्कुल आपको मिलेगी, आप बेफिक्र रहो। बस आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया इसको पढ़ो, और बस 5 दिन के अंदर अंदर सारा काम आपका मैं कंप्लीट करके एकदम अप टू डेट कर दूंगा। फिर आपको करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही मिलेगी जैसे आपको ये वाली क्लास रोज़ मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक साथ बिला लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।